नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय कात्यायन में। यहाँ पे हम लोग 12th इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे वीडियो किया है और उसमें हम लोगों ने बाकी रेनबो पार्ट 2 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा है। ये आज 5वीं वीडियो है और ये रेनबो पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव की लास्ट वीडियो भी होगी। इसके बाद हम लोग ग्रामर की ओर मूव करेंगे और जो इंपॉर्टेंट ग्रामर होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ये हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है द सोल्जर, इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द सोल्जर इज रिटन बाय, द सोल्जर जो कविता है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ठीक है। हु सेड, किसने कहा, रूपर्ट ब्रूक द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन द इंग्लैंड, रूपर्ट ब्रूक को किसने इंग्लैंड का सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन, सबसे खूबसूरत और नौजवान युवा कहा था? तो ये W.B. येट्स ने कहा था। रूपर्ट ब्रूक वॉज रूपर्ट ब्रूक एक कैसे पोएट, कवि थे? तो रूपर्ट ब्रूक जो थे एक वॉर पोएट थे, एक युद्ध कवि के नाम से उनको जाना जाता है। द सोल्जर कविता में जिस सोल्जर की बात हो रही है, द सोल्जर बिलोंग्ड टू, वो सोल्जर कहां से बिलोंग करता है? तो वो सोल्जर इंग्लैंड से बिलोंग करता है। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस मतलब प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? तो अपने देश इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। द सोल्जर इज द सोल्जर जो है वो एक कैसी कविता है? तो द सोल्जर जो है वो एक प्रकार की वॉर या पैट्रियोटिक कविता है। वॉर मतलब युद्ध कविता है, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति कविता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ, जो ये कविता है इसमें लगातार जो तस्वीरें दिखाई जाती है, जो प्रशंसा की जाती है पूरे हर स्टेंजा में, वो किसकी होती है? तो वो इंग्लैंड की होती है। क्योंकि जो सोल्जर है वो इंग्लैंड का है और इसीलिए वो लगातार इंग्लैंड की प्रशंसा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। इस पोयम का जो 8 नंबर क्वेश्चन है, इस कविता में एक वर्ड यूज हुआ है डस्ट, द डस्ट। डस्ट स्टैंड्स फॉर द, ये डस्ट किसके लिए यूज हुआ है इस कविता में? तो ये डस्ट जो है इस कविता में सोल्जर के लिए यूज हुआ है। ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ ब्लैंक लाइन इज ए सोनेट। प्रश्न ये है कि सोनेट क्या है, या वैसी कविता जिसके पास कितने लाइन होंगे तो उसको सोनेट कहेंगे? तो 14 लाइन, 14 लाइन की कविता को सोनेट कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ब्लैंक लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। जो 14 लाइन की कविता है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं और उसमें से शुरू के कितने लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है? तो 8 लाइन को कहा जाता है। द लास्ट ब्लैंक लाइन्स आर नोन एज सेस्टेट। अंतिम कितने लाइन को सेस्टेट कहा जाता है? तो अंतिम 6 लाइन को। ठीक है। द पोएम इज अ सोनेट, ये अभी आपको मैं 4 ऑप्शन दिखाऊंगा और कह रहा है कि उस 4 ऑप्शन में से कौन सी कविता जो है वो एक सोनेट है। आप देखिए 4 ऑप्शन है, उसमें से एक है टू ऑटम, एक है सोल्जर, एक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एक है फायर हिम। तो इसमें से जो सोल्जर कविता है वो एक प्रकार का सोनेट है। अगला क्वेश्चन है कि द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड, कह रहा है वह स्थान जहां सोल्जर को दफनाया जाएगा, बरीड किया जाएगा, शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद उस जगह को कैसा मानना चाहिए? तो राइटर ने, पोएट ने इस पोएम में बताया है कि जहां पे मेरी मृत्यु होगी, पहले तो मान लो कि वो मृत्यु मेरे विदेश के किसी कोने में होगी और फिर वो विदेश का कोना भी क्या हो जाएगा? मेरे देश का पार्ट हो जाएगा। और इसमें इसका देश कौन सा है? इंग्लैंड है। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, इस जो पोएट का स्पीकर है, जो कवि है, वो किस चीज से भयभीत नहीं होता है? तो डेथ, मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। लेकिन पोएट का ये भी मानना है कि इनवेटिबल मतलब कौन सा चीज है जो पक्का हर स्थिति में आएगा? तो वो क्या है? डेथ। डेथ अवश्यम भावी है। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर, जो इस कविता का स्पीकर है, जो इस पोएम का स्पीकर है, जो द सोल्जर पोएम का स्पीकर है, वो क्या है? तो वो भी एक प्रकार का सोल्जर ही है। ये आपका डी नंबर हो जाएगा 16 का। अकॉर्डिंग टू रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक के अनुसार, व्हेन अ सोल्जर डाइज, जब कोई सोल्जर मरता है, वेयर डज ही गेट पीस, तो वो कहां पीस, शांति उसको प्राप्त होती है? तो अंडर एन इंग्लिश हेवन, है ना, अंडर एन इंग्लिश हेवन। चूंकि ये इंग्लैंड की है तो इसीलिए इंग्लिश हेवन कहा है।
अगला है ए डस्ट हुम, जो इस कविता में डस्ट की फिर बात की है, हुम बोर शेप्ड मेड अवेयर, वो किसको शेप देता है, किसको ज्ञान देता है, तो इंग्लैंड को। चलो यहाँ पे डस्ट फिर से इंग्लैंड के लिए है। आगे बढ़ेंगे 18 के बाद ये 19 नंबर पोयम की ओर, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चंस की ओर, काफी ज्यादा इसमें क्वेश्चंस मैंने दे दिया है। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, रूपर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा करते हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा आपकी कि रूपर्ट ब्रूक सर इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। द इमेज एंड प्रेजेस ऑफ, है ना, इंग्लैंड, फिर से यहाँ पे इंग्लैंड हो जाएगा कि जो इसमें इमेज और ये क्वेश्चन में फिर से आ गया। द पोएट इन द सोल्जर इज डिपेक्टिंग द माइजरीज ऑफ, ये जो पोएट है द सोल्जर का पोएट है, डिपेक्टिंग मतलब वो दर्शाता है, माइजरीज किस चीज की, भयावह स्थिति को, तो वॉर। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, नो लेस, ये लाइन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो चूंकि ये लाइन जो है वो द सोल्जर पोयम की लाइन है और द सोल्जर पोयम को रूपर्ट ब्रूक ने लिखा, अतः माना जाएगा कि ये लाइन को भी रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। तो 22 का डी होगा। द लाइन इन हार्ट्स एट पीस एंड अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये जो लाइन है इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये किस कविता की लाइन है, तो ये जो है वो द सोल्जर कविता की लाइन है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, ये किस कविता से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है द सोल्जर से। हाउ मेनी वॉर सोनेट्स डिड ब्रूक राइट, तो जो आप अपने रूपर्ट ब्रूक है उन्होंने कुल कितने वॉर सोनेट्स लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कि जो रूपर्ट ब्रूक है उन्होंने कुल कितने वॉर सोनेट्स लिखे हैं, तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा टोटल 5 वॉर सोनेट्स रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है और उसमें से एक का नाम तो द सोल्जर ही है जो बहुत ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएंगे और देखेंगे। देयर शैल बी इन दैट रिचर अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड, ये लाइन भी किस कविता की लाइन है, तो ये भी जो है वो लाइन है द सोल्जर की। हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड, इस कविता में जो हमारा पोएट है उसने कितनी बार इंग्लैंड शब्द का प्रयोग किया है, तो जब आप कविता को पढ़ेंगे और उसको काउंट कर लेंगे कि उसने इस कविता में कितनी बार इंग्लैंड शब्द का यूज किया है और उसको आप आंसर में क्या कर देंगे कि लिख देंगे, हो जाएगा। तो इंग्लिश शब्द का भी यूज हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये 5 होगा, लगभग 5 बार राइटर ने इंग्लैंड शब्द का यूज किया है, एक आध इधर उधर भी हो सकता है, बाकी आप पोयम देख सकते हैं। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, रूपर्ट ब्रूक क्यों मरे थे, कैसे मरे थे, तो उनको एक बीमारी हो गई थी जिसको हम लोग सेप्टिसीमिया कहेंगे। What is meant by a phrase a pulse in the eternal mind? A pulse in the eternal mind का मतलब क्या होगा? A pulse in the eternal mind को होगा मतलब a memory that remains alive forever, एक ऐसी याद जो हमेशा के लिए जीवित रहती है, उसी को हम लोग फ्रेज की भाषा में कहेंगे a pulse in the eternal mind। तो ये थी पहली मतलब छठी कविता थी आपकी जिसका नाम था द सोल्जर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो आपकी अगली पोयम है जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, उसको हम लोग देखते हैं। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को किसने लिखा है, टी.एस. इलियट ने लिखा है, ठीक है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या है, तो टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस एस्ट्रियंस इलियट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट बिलोंग्ड टू, टी.एस. इलियट कहां से बिलोंग करते हैं। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं फिर आप आंसर बताइएगा। तो ये है टी.एस. इलियट कहां से बिलोंग करते हैं, तो टी.एस. इलियट बिलोंग करते हैं यूएसए से। चूंकि टी.एस. इलियट एक ऐसे कवि थे, मैं यदि सही हूं तो, कि वो यूएसए में उनका जन्म हुआ था और वो यूके में चले गए तो हमको उनको यूके ही मानेंगे, ठीक है। टी.एस. इलियट बिलोंग टू यूके, यूनाइटेड किंगडम।
कह रहा है कि टी.एस. इलियट जो है उनका यूएस में जन्म हुआ था, लेकिन बाद में वो यूके चले गए। टी.एस. इलियट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द, टी.एस. इलियट किस शताब्दी के एक महान कवि थे, है ना। तो चूंकि इनका हो जाएगा 19th सेंचुरी, है ना, इसमें 19th सेंचुरी लेंगे हम। When he lived USA, where was he settled? वो यूएसए रहते थे, लेकिन बाद में कहाँ सेटल्ड हो गए, इंग्लैंड में हो गए। When was T.S. Eliot awarded the Nobel Prize for Literature? टी.एस. इलियट को लिटरेचर का नोबेल प्राइज कब मिला था? क्वेश्चन यही है कि इनको जो नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का, वो मिला था 1948 में। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो ये कविता है वो टी.एस. इलियट के किस कलेक्शन, किस किताब से ली गई है? ओल्ड पुजुम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, इसी बुक से इनकी ये कविता ली गई है। अगला क्वेश्चन है मैकाविटी मूव्स लाइक अ, मैकाविटी किस तरह से मूव्स करती है, चलती है? तो स्नेक की तरह मूव करती है वो। चलिए, ये आपका मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का पहले 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर जो क्वेश्चन उसको देखते हैं। मैकाविटी इज अ कैट, है ना, यहाँ पे ऑप्शन ढक गया है। मैकाविटी क्या है? एक प्रकार की कैट है। मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को क्या कहा जाता है? तो मैकाविटी को कहा जाता है द हिडन पॉ, उसका नाम दिया गया द हिडन पॉ। द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू, पोएट मैकाविटी को किससे कंपेयर करता है? तो नेपोलियन से। इसको कहता है क्राइम ऑफ नेपोलियन। ब्लैंक्स इज ए जिंजर कैट, कौन एक जिंजर कैट है? मैकाविटी। मैकाविटी इज फुल ऑफ डेसीटफुलनेस, डेसीटफुलनेस मतलब उदासी। मैकाविटी इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, मैकाविटी को क्रिमिनल का मास्टर कहा गया। मैकाविटी इज द सेटलमेंट ऑफ एस्कॉट यार्ड, चूंकि हमको लग रहा है बेफेलमेंट होगा, आप देख लेंगे। मैकाविटी इज बेफेलमेंट मतलब पहेली होता है, तो मैकाविटी जो है वो एस्कॉट यार्ड के पुलिस के लिए एक पहेली बन गई है। मैकाविटी इज, मैकाविटी कैसी है? तो मैकाविटी टॉल एंड थीन है ना, टॉल एंड थीन है। 15 नंबर तक आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 16 नंबर को देखते हैं। मैकाविटी मूव्स लाइक अ, मैकाविटी कैसी मूव करती है? तो मैकाविटी मूव करती है स्नेक की तरह। 16 का ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार और आ गया, पहले था भी। मुंगोजरी एंड ग्रिडल बोन आर ऑल्सो कैट्स, मुंगोजरी और ग्रिडल बोन है, ये भी कैट्स की ही एक प्रजाति है। मैकाविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ द थेफ्ट बिफोर द पुलिस रीच देयर, जब पुलिस पहुंचती है उससे पहले ही मैकाविटी वहां से फरार हो जाती है। टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न इन 1888 इन, कहां पे उनका जन्म हुआ? अमेरिका में हुआ 1888 में। टी.एस. इलियट इज अ, टी.एस. इलियट इज अ 20th सेंचुरी। और हाँ देखिए, थोड़ा सा मुझसे एक आगे अभी क्वेश्चन था वो हो गया। तो जैसे देखो, इनका जन्म 1888 में हुआ और इनका मृत्यु जो हुआ वो 1965 में हुआ। तो इधर 1888 में तो ज़्यादा इनके पास समय नहीं बचा है, समय इनमें कहाँ ज़्यादा बचा? 1965। तो ये 1900 वाला जो साल है इसको हम लोग कहते हैं 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी, है ना, इसको हम लोग कहते हैं 20वीं शताब्दी। तो ये जो एक्चुअली है, तो इनका ये किस शताब्दी के हैं? तो ये 20वीं शताब्दी के कवि है, 20th सेंचुरी के ये पोएट है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक अभी क्वेश्चंस मैंने करवाया था, मैं एक बार दिखा देता हूँ, कहाँ गया? हाँ, ये 4 नंबर क्वेश्चन मैंने करवाया था अभी कि टी.एस. इलियट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द, टी.एस. इलियट किस शताब्दी के एक महान पोएट थे? तो ये 20th सेंचुरी हो जाएगा। और अभी चूंकि ये 1900 वाला भी साल खत्म हो गया है ना, ये 1900 वाला ईयर भी खत्म हो गया है, तो फिर क्या हुआ कि रहने दीजिए। तो ये 20 वाला जो ईयर है, 20 वाला जो ईयर है इसको हम लोग 21वीं सदी कहते हैं, जो 2000 से भी चल रहा है ना, जैसे 2023 है, तो ये 21वीं सदी हो गया। तो ऐसे टी.एस. इलियट 20वीं शताब्दी के पोएट। चलिए आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं।
और 21 नंबर क्वेश्चन हमें देखना है। ही बोरो इज डीपली लाइंड, ही नहीं होगा यहां पे, हीज हो जाएगा। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, मेकाविटीज, किसके बोरो? तो मेकाविटीज के। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पैकेज बीन शिफ्टेड, ये लाइन किस कविता की है? तो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट की है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, ये भी लाइन किस कविता से ली गई है? यहां पे आपको 4 पोयम दिखाया जाएगा, तो ये भी मेकाविटी से लिया गया। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीट इज गॉन अवे, ये भी मेकाविटी द मिस्ट्री कैट की है। द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, वेस्टलैंड किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो टी.एस. इलियट के द्वारा ये लिखा गया है। मेकाविटी इज अ फ्रेंड इन, मेकाविटी एक कैसी फ्रेंड है? तो फीलाइन शेप की। हु फाइंड्स मेकाविटी लेजी एंड हाफ स्लीप? टी.एस. इलियट। कौन मेकाविटी को पाता है कि वो लेजी है और आधे नींद में सोई रहती है? तो वो है टी.एस. इलियट। द टू थिंग विच मेकाविटी ब्रेक्स आर, 2 थिंग जो मेकाविटी तोड़ती है वो है लॉ ऑफ ह्यूमन एंड ग्रेविटी। मेकाविटी ना ही किसी इंसान के नियम को मानती है और ना ही ग्रेविटी के नियम को मानती है। अगला है ही ऑलवेज हैज एन एलिबी एंड 1 or 2 to spare इज फ्रॉम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये 29 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर होगा, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि ही ऑलवेज हैज एन एलिबी एंड 1 or 2 to spare, ये लाइन है, ये मेकाविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, तो ये टी.एस. इलियट ने लिखा है। एक और क्वेश्चन है, ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल हुम इज द पोएट रेफरिंग टू, तो ये पोएट रेफर कर रहा है मेकाविटी को। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने यहां पर करवाया आपको, 30 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आगे बढ़ेंगे और अगले चैप्टर्स की ओर मूव करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है? फायर हिम। इस फायर हिम चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फायर हिम, फायर हिम को किसने लिखा है? के.की.एन. दारूवाला इज एन ब्लैंक पोएट। के.की.एन. दारूवाला कैसे कवि है? तो के.की.एन. दारूवाला एक इंडो एंग्लिकन पोएट है, भारतीय है। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि के.की.एन. दारूवाला इज एन इंडियन पोएट या इंडो एंग्लिकन पोएट। ये दोनों चीज ऑप्शंस में दिया रहता है, डी नंबर ऑप्शंस पे ही दिया रहता है, बना देना है। फायर हिम इज रिटन बाय, फायर हिम को किसने लिखा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. दारूवाला वॉज अ बाई रिलीजन, धर्म से के.की.एन. दारूवाला क्या थे? पारसी थे, और पारसी को अंग्रेजी में जोरेस्टेरियन कहते हैं। तो या आपको ऑप्शन में पारसी भी दिख सकता है या जोरेस्टेरियन भी दिख सकता है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ के.की.एन. दारूवाला? के.की.एन. दारूवाला का पूरा नाम क्या है? के.की. नासिर वांजी दारूवाला, ये उनका पूरा नाम है, ठीक है। के.की.एन. दारूवाला हैज गॉट द अवार्ड, के.की.एन. दारूवाला को कौन कौन सा अवार्ड मिला? तो उनको एक तो अवार्ड मिला साहित्य अकादमी अवार्ड और दूसरा मिला कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, ये 2 उनको अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड के.की.एन. दारूवाला गेट साहित्य अकादमी अवार्ड? के.की.एन. दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? उसकी हमको क्या बताना है? डेट बताना है। तो उसका जो डेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1984 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। इट वॉज द ब्लैंक्स ऑफ द पोएट, इट वॉज द ब्लैंक्स ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। जो पोएट था वो किसके साथ घाट से गुजर रहा था? तो अपने पिता के साथ, फादर के साथ जा रहा था। तो ये चलिए 7 क्वेश्चन है फायर हिम के, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस। कितने के.की.एन. दारूवाला ने इस कितने साल बाद अपने बच्चे को क्या किया कि फायर के हवाले किया? तो लगभग 20 ईयर्स अगो, ये सही ऑप्शन होगा 20 ईयर्स अगो। चलिए
द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरिस इज टेकन फ्रॉम, ये बर्निंग घाट वाला है, ये किस कविता से है? तो फायर हिम से। केकीएन दारूवाला कॉन्साइनिंग हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड टू द फ्लेम्स फॉर क्रीमेशन बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस इज क्या 1000 माइल्स अवे। मतलब केकीएन दारूवाला ने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले किया। क्यों किया? क्योंकि उनका जो टावर ऑफ साइलेंस होता है, जहां पे पारसी लोगों का क्रीमेशन होता है, वो 1000 किलोमीटर दूर था। Who has violated the tradition of religion by cremating? केकीएन दारूवाला। टावर ऑफ साइलेंस किस धर्म से रिलेटेड है? तो पारसी धर्म से रिलेटेड है, जोरिस्ट्रियन धर्म से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 13 नंबर, द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन, किस धर्म में डेड बॉडीज का जो क्रीमेशन होता है वो थोड़ा सा और लोगों से हटके होता है? तो वो पारसी धर्म है। पारसी लोगों का जो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार होता है, वो और लोगों से हटके होता है। जैसे हिंदुओं में शवों को जलाया जाता है या कभी कभी पानी में भी रख दिया, फेंक दिया जाता है। इस्लाम धर्म में दफनाया जाता है, क्रिश्चियन में भी दफनाया जाता है, लेकिन पारसी धर्म में एक टावर ऑफ साइलेंस होता है और उसी टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाके शव को रख दिया जाता है ताकि जो भी उस आसपास के रहने वाले वन्य जीव या पेड़ पक्षी हो उस शव को खा जाते हैं। कुछ इस तरह से क्रीमेट किया जाता है। द ब्लैंक्स फॉरगेट्स इज डेड बिकॉज समटाइम इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ट। फायर, द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड। केकी किसने स्वेर्स लिया? तो केकीएन दारूवाला। The blank child was consigned to fire under compulsion. Firstborn, the firstborn child. The poet sees the red hot embers. The poem describes the scene of a burning घाट। कविता में जो पोएट है उसने बर्निंग घाट के सीन को बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। The redness of fire appears. The redness of fire appears cruel. जो आग की लालिमा है वो बहुत ही क्रूएल दिख रही थी। Who the poet was walking with her at dawn? Father. Why is the poet rebellious? पोएट क्यों रिबिलियस था? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्ड, क्योंकि उसने अपने बच्चे को खोया था। वॉट इज टावर ऑफ साइलेंस? टावर ऑफ साइलेंस क्या है? द प्लेस वेयर पारसी डिस्पोज ऑफ द डेड बॉडीज, एक वह स्थान जहां पारसी लोग अपने डेड बॉडीज को डिस्पोज करते हैं, उसको हम लोग टावर ऑफ साइलेंस कहेंगे। हु हैज वायोलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, ये भी हो जाए केकीएन दारूवाला। इट वॉज द फादर ऑफ द पोएट, ये कई क्वेश्चंस 2 बार रिपीटेड हो गया है, ऐसा 2-3 बार आगे है क्वेश्चन। तो ये चलो 24 एक बार और करवा दिए थे, आगे बढ़ते हैं। 25 वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, किस कविता की लाइन है? फायरिंग। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लैम्स, किसने लिखा है? केकीएन दारूवाला ने। आई स्वेयर टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये भी लिया गया है केकीएन दारूवाला के पोएट फायर हिम से। तो ये था आपका एक और चैप्टर जिसका नाम है फायर हिम, और इस फायर हिम के मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए आपको? 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने इसमें करवा दिया। तो ये हो गया आपका। अब चलो अगला जो पोयम है, जिस पोयम का नाम क्या है आपका? स्नेक, और ये आपके रेनबो पार्ट 2 में 9 नंबर पे कविता दी गई है, 9 नंबर पे ये है। तो स्नेक को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्नेक इज रिटन बाय, स्नेक किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्नेक को लिखा गया है बड़े ही फेमस इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस के द्वारा। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ D.H. लॉरेंस? D.H. लॉरेंस का पूरा नाम क्या है? D.H. लॉरेंस का पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनका जन्म 1885 में हुआ, मृत्यु 1930 में हुआ। In the poem Snake, Lawrence exalts the value of primitive life. इस पोयम में जो लॉरेंस है वो प्राचीन समय की वैल्यू को दिखाते हैं, प्रिमिटिव लाइफ। द पोएट हैड गॉन टू द, पोएट पानी को पीने के लिए कहाँ जाता है? अपने वाटर ट्रॉफ पे, अपनी पानी के नाद पर जो लेखक है वो जाता है पानी को पीने के लिए। अब चलो आगे पढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। A snake appears on a trough of the poet.
टू सिप वाटर। जो स्नेक है वो किसके पानी के नाद पर गया था पानी को पीने के लिए? तो पोएट के नाद पे गया था। ब्लैंक्स इज मेंशन्ड इन द पोयम। पोयम में किस एक पेड़ की बात की गई है? तो कैरब ट्री की बात की गई है। D.H. लॉरेंस एक्सल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन। किस कविता में ऐसा वो दिखाते हैं? स्नेक में। D.H. लॉरेंस बिलोंग्ड टू। D.H. लॉरेंस कहां से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से। He lifted his head from his drinking as cattle do is taken from the। ये लाइन किस कविता से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है स्नेक कविता से। ये जो स्नेक है इस लाइन में कह रहा है कि जो सांप है वो पानी पीते पीते मवेशियों की तरह अपने सिर को उठा के इधर उधर देखता है। Who decided to hit the snake? स्नेक को मारने के लिए किसने डिसाइड किया? तो स्नेक को मारने के लिए डिसाइड किया गया D.H. लॉरेंस के द्वारा। उन्होंने अंत में बोला कि भाई अब सांप को हम मारेंगे, तो D.H. लॉरेंस। चलिए 10 नंबर तक कर लिए। 11 नंबर पे जो दिन था, इट वॉज अ हॉट डे, गर्मी का दिन था। द पोएट हैड अ, पोएट अपने हाथ में क्या लिया था? एक पीचर लिया था, एक घड़ा लिया था। द स्पीकर, द पोएट कंसिडर्ड हिमसेल्फ। जब पानी पीने के लिए जो स्पीकर है वो गया पानी के नाद पे, पोएट पानी के नाद पे, तो उसने देखा कि वहां पे सांप पहले से पानी पी रहा है, तो इसीलिए स्पीकर ने समझा कि मैं यहां पर सेकेंड कॉमर हूं, दूसरे नंबर पर आया हूं। द पोएट वॉज वियरिंग। पोएट क्या पहनकर गया था? तो पजामा पहना हुआ था। इन ब्लैंक्स इट इज बिलीव्ड दैट अ ब्लैक स्नेक इफ सीन एनीवेयर मस्ट बी किल्ड। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कह रहा है कि किस जगह पे ऐसी मान्यता है कि यदि काले सांप को देख लो तो उसको क्या कर दो? मार दो। तो ये मान्यता है सिसिली में। सिसिली में नहीं, ये यहां पे हमको लग रहा है ब्लैक नहीं होगा, यहां पे गोल्डन होगा। क्या गोल्डन होगा? हाँ, गोल्डन स्नेक होगा, क्योंकि सिसिली में ऐसी मान्यता है कि जो गोल्डन स्नेक होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और उसको देखते ही क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए। ये मान्यता जो है वो सिसिली में है। ऐसे मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। हाँ ठीक है, ये ब्लैक नहीं होगा, यहाँ पे गोल्डन होगा। और ब्लैक स्नेक को सिसिली में इनोसेंट माना जाता है। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू अ। पोएट स्नेक को किससे कंपेयर करता है? एल्बेट्रोस से, और एल्बेट्रोस एक सी बर्ड है, समुद्री पक्षी है। द स्नेक सीम्ड लाइक अ। लेखक को स्नेक किसकी तरह दिखता है? एक किंग की तरह, एक राजा की तरह दिखता है। द स्नेक मीट द पोएट नियर हिज वाटर ट्रॉफ। स्नेक लेखक से कहां मिलता है? उसके पानी वाले नाद पर। चलिए 18 क्वेश्चंस कर लिया हमने। 19 नंबर पे पढ़ते हैं। देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। 19 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। द स्नेक लुक्ड एट द स्पीकर। स्नेक ने स्पीकर को, स्नेक कैसे देख रहा था? तो स्नेक क्या बोलते हैं कि स्नेक जो है वो स्पीकर को देख रहा था वैग्यूली, अजीबो रूप से, अनजाने रूप से। द स्पीकर फाउंड द। स्पीकर ने सांप के जो मूवमेंट को कैसा पाया? तो स्लो, सांप बड़े धीरे धीरे चल रहा था। द कलर ऑफ द स्नेक इज। सांप का कलर कैसा था? तो चूंकि तो यहां पर व्हाइट तो नहीं होता है, ब्राउन हो जाएगा। वॉज इट क्वाडाइस दैट आई डेयर नॉट किल हिम। ये किस कविता की लाइन है? तो ये स्नेक कविता की लाइन है। एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक लिटिल मोर। ये भी किस कविता की लाइन है? तो ये भी स्नेक कविता की लाइन है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये भी स्नेक कविता की लाइन है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर। He lifted his head from his drinking as cattle do। ये किसने लिखा है? D.H. लॉरेंस ने। D.H. लॉरेंस exalts the values of snake, है ना, स्नेक में इन्होंने दिखाया है। The poet in snake picked up a, कैसा वो? एक बड़ा सा क्लमसी बेडोल सा लठ उठाता है।
द पोएट इज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, सांप से वो भयभीत होता है। और इटना नाम की जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है? सिसिली में है, तो 29 का ए हो जाएगा। तो ये मैंने करवा दिया आपको स्नेक चैप्टर का पूरा 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब ये आपका 10वां और अंतिम पोयम है, और इसका हम लोग कर लेते हैं, फिर आपकी रेनबो पार्ट 2 की सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म हो जाएगी। कमला दास इज एन पोएटेस। कमला दास कैसी पोएटेस है? तो इंडियन पोएटेस है। माई ग्रैंड्स मदर हाउस इज रिटन माई। माई ग्रैंड्स मदर हाउस को किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। व्हेन डिड कमला दास ऑटोबायोग्राफी पब्लिश? कह रहा है कि कमला दास का ऑटोबायोग्राफी जो था वो कब पब्लिश हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी था वो पब्लिश हुआ है 1976 में, 1976 में। व्हेन डिड कमला दास शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल? कमला दास एक बार नोबेल प्राइज के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, और वो समय क्या था? 1984 का था, 1984 का था। कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंड इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर। कमला दास अपने उन खूबसूरत दिनों को याद करती है जिसको उन्होंने बिताया है अपने किनके साथ? तो ग्रैंड मदर के साथ, दादी माँ के साथ। द पोएट्स इन द ग्रैंड्स मदर हाउस बेग्स। जो ग्रैंड्स मदर हाउस में कावित्री है वो किसके दरवाजे पर प्रेम की भीख मांगती है? तो स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के दरवाजे पर। 6 का सी हो जाएगा। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस रिसीव्ड आई लव फ्रॉम। ये किस कविता की लाइन है? तो माई ग्रैंड मदर हाउस जो कविता है ये उसी की लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु यूज्ड टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर। अपने ग्रैंड मदर के साथ कौन रहा करता था बचपन में? तो कमला दास। माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, ये किस कविता की लाइन है? तो माई ग्रैंड्स मदर हाउस। माई वे बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स इज टेकन फ्रॉम, ये 2, 9 और 10 नंबर ये सेम क्वेश्चन हो गया है। सी नोटिस्ड, कमला दास क्या लगता है कि उसके दरवाजे के पीछे बेडरूम में बैठा रहता है एक कुत्ता, डॉग। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर। कमला दास बात किया करती थी अपनी ग्रैंड मदर से जो अब मर चुकी है। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द वुमेन। घर में क्यों सन्नाटा पसार गया है? क्योंकि वो औरत जो उस घर में रहा करती थी उसकी मृत्यु हो गई। माई ग्रैंड्स मदर हाउस इज एन, माई ग्रैंड्स मदर हाउस एक ऐसी कविता है, तो इसको हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल कहेंगे क्योंकि ये कमला दास की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी है। ठीक है, और साथ ही साथ कमला दास ने इसको लिखा भी है, तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बोल देंगे। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस? अब उसके ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ के घर की स्थिति क्या है? डेजर्टेड, वो सुनसान है, डेजर्टेड है, सुनसान है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है द स्पीकर विश्ड टू पीप थ्रू द। जो हमारी स्पीकर है वो सोचती है कि हम जाएंगे वहां पर और खिड़कियों से झांकेंगे। हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, इसको किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। और कमला दास हैज अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। ये तो इस तरह से आपका रेनबो पार्ट 2 का सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने द एंड करा दिया। लेकिन इसके बाद एक और जगह है जहां से और ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही बच्चों की वो डिमांड रहती है क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पे भी बहुत बड़े मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, और उस चीज का क्या नाम है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो अगला दिन का जो भी मेरा क्लास होगा उसमें मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में प्रयास करूंगा कि मैं 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊं, जिसमें एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे आपसे ना छूट सके, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना लें। और उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर में भी जो चीज़ आने वाली है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर मैं सब्जेक्टिव भी आपको बता दूंगा। ऐसे करके आप सारे कर लेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी इस वीडियोस को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए। बहुत सारे
लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।